आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत करते हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के रिसेप्शन की ये तस्वीरें जो अभी सामने आ रही हैं। दिल्ली में आज विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी का पहला रिसेप्शन दिया जा रहा है, क्योंकि 2 रिसेप्शन आयोजित किया जाना है, एक आज और उसके बाद दूसरा मुंबई में। आज जानी मानी हस्तियां दिल्ली में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी के रिसेप्शन में हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें पहुंच चुके हैं और नव दंपति को उन्होंने अपना आशीर्वाद भी दिया है। और ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की। सब्यसाची के द्वारा डिजाइन की गई पोशाक में नव दंपति मौजूद हैं और विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों ने पारंपरिक लिबास पहनी है। दिल्ली में चूंकि उनका परिवार रहता है, इसलिए पहला रिसेप्शन उन्होंने दिल्ली में ही दिया है। इस वक्त हमारे संवाददाता सायरा हमारे साथ मौजूद हैं ये बताने के लिए कि इस रिसेप्शन के मौके पर क्या कुछ वहां पर चल रहा है। सायरा, क्या अभी तक की जानकारी है? जी अजय जी, अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। मीडिया के लिए भी खास तौर पर ताज पैलेस के प्रांगण में ही एक मंच बनाया गया था, जिसमें करीब सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए अनुष्का और विराट वहां पर अपनी झलक दिखाने के लिए आए और चले गए। यहां तक कि मीडिया से उन्होंने बात तक नहीं की। अब क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी का भी खासा ध्यान रखा गया। जो दिल्ली पुलिस है और उसके बाद SPG, उनकी सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट की गई है। और जो मेन गेट है ताज पैलेस का, वहाँ पर किसी को भी जो बाहर का व्यक्ति है उसको जाने की इस तरह से इजाजत नहीं है। और जो अनुष्का विराट ने मेहमानों की जो लिस्ट है उसको बेहद गुप्त तरीके से कहीं ना कहीं रखा है, उस सूची को। और जिस तरह से हमने उनकी शादी देखी, जो 11 दिसंबर को उन्होंने उनकी शादी हुई, इटली के टस्कनी शहर जो जगह है वहाँ पर उन्होंने शादी की, वो भी बड़े ही गुप्त तरीके से की। तो ये जो ग्रैंड रिसेप्शन रखा गया है, ये खास तौर पर जो उनके करीबी संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके लिए रखा गया है। क्योंकि विराट दिल्ली से हैं, तो जाहिर सी बात है, तो पहला रिसेप्शन यहाँ रखा गया। उसके बाद जो दूसरा रिसेप्शन होगा वो मुंबई में होगा, बॉलीवुड के चमकते सितारों के लिए और उनकी टीम इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए। सायरा, आपको देखकर तो लग रहा है कि आप इस रिसेप्शन में हिस्सा लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। तो ये बताइए कि पत्रकारों को क्या थोड़ी देर के लिए भी रिसेप्शन में अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलने वाली है? क्योंकि विराट और अनुष्का ने अपनी शादी को पूरी तरह से ही प्राइवेट रखा है और जो परंपरागत तरीके से उन्होंने पूरी शादी को संपन्न किया। और अब जो सिलसिला चल रहा है वो रिसेप्शन का चल रहा है अजय जी। तो मीडिया जब शादी हुई तो वो भी बहुत गुपचुप तरीके से की, जब इन्होंने इटली में शादी की, मीडिया को बिल्कुल खबर नहीं लगने दी। तो उसी तरह से यहाँ पर सिर्फ जो फोटो अपॉर्चुनिटी है वो ज़रूर मीडिया वालों के सामने, पत्रकार हैं उनके सामने रखी गई, लेकिन अंदर जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं। और सबसे खास बात यह है कि जो लिस्ट है वो खास तौर पर विराट और अनुष्का ने खुद अपने हाथों से बनाई है। यहाँ तक कि जो उनका इवेंट मैनेज कर रहे हैं उन तक को वो लिस्ट उन्होंने शेयर नहीं किया। उन्होंने खुद जाकर जो जिनको इनवाइट किया, जिनको निमंत्रण दिया है इस रिसेप्शन के लिए, वो जो इवेंट मैनेज कर रहा है उनको भी नहीं पता है। चलिए, तो कहीं ना कहीं विराट और अनुष्का ने अपनी शादी को जिस तरह से गुपचुप तरीके से किया, उसी तरह से रिसेप्शन को भी बहुत अपने आपसी तरीके से लोग करना चाहते थे। क्योंकि विराट दिल्ली से आते हैं तो उनके सारे रिश्तेदार यहाँ पर हैं, जो अनुष्का है उनके सारे रिश्तेदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कुछ नेताओं के भी आने की भी खबर है, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं है पत्रकार। चलिए, आप इंतजार कीजिए। जाहिर सी बात है आप भी पूरी तैयारी के साथ है और तमाम अन्य पत्रकार भी वहां पर पूरी तैयारी के साथ होंगे कि भाई 2 लम्हे के लिए सही, लेकिन इस खास रिसेप्शन में हिस्सा लेने का मौका मिले। लेकिन आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और बड़ी खबर यह है कि 2G स्पेक्ट्रम केस में आज वो हुआ जो अप्रत्याशित माना जा सकता है। यानी कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आज इस पूरे मामले पर हर किसी को हैरान कर दिया। CBI की पटियाला कोर्ट ने कनिमोझी, ए राजा समेत सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। जज OP सैनिक ने जब यह फैसला सुनाया तो उस वक्त सरकारी पक्ष के फाख्ता उड़ते दिखाई दे रहे थे। ए राजा, जो कि पूर्व संचार मंत्री रहे हैं, वो बरी हो चुके हैं। कनिमोझी DM के सांसद रहीं, वो बरी हो चुकी हैं। सिद्धार्थ बोरा, पूर्व संचार सचिव, उन्हें भी बाइज्जत बरी किया गया है। RK चंदोलिया, जो कि ए राजा के पूर्व निजी सचिव रहे, उन्हें भी बाइज्जत बरी किया गया है। संजय चंद्रा, यूनिटेक वायरलेस के MD रहे, उन्हें भी बाइज्जत बरी किया गया है। शाहिद बलवा, स्वप्न टेलीकॉम के प्रमोटर, उन्हें भी बरी कर दिया गया है। मुरानी, जो कि फिल्म निर्माता हैं, उन्हें भी बरी कर दिया गया है। कुल मिलाकर सभी प्रमुख आरोपियों को बरी कर दिया गया है। हालांकि CBI अब यह दावा कर रही और कह रही है कि CBI इस मामले पर जल्द से जल्द
ऊंची अदालत में दरवाजा खटखटाएगी वो सीबीआई जो कि आमतौर पर किसी भी फैसले के खिलाफ अपील करने से पहले पूरे फैसले को पढ़ने की बात करती है, लेकिन बिना फैसले को पढ़े हुए, और 1572 पेज का ये फैसला है जो कि इस अदालत ने प्रस्तुत किया है 2G स्पेक्ट्रम मामले पर, और उस फैसले को बिना पढ़े हुए या यूं कहें कि पढ़ने के साथ ही सीबीआई का भी ये मानना है कि जल्द से जल्द ऊंची अदालत में इस मामले को लेकर वो जाएगी। लेकिन अभी तो स्थिति ये है कि वो तमाम लोग जिनके ऊपर आरोप थे आज बाइज्जत बरी है। I think the court judgment has to be respected, and I'm glad that the court has pronounced unambiguously that all this the massive propaganda which was being done against the UPA was without any foundation. आज जो 2G मामले में वर्डिक्ट आया है, कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे वक्तव्य दे रहा है जैसे कोई सम्मान पत्र उसको मिल गया हो। अगर इसके पूरे वाकयात देखे जाएं तो 2007 और 8 में 2001 के दाम पर बिना नीलामी के, बिना मार्केट मैकेनिज्म उसका पता लगाए हुए कि उस दिन का दाम क्या है, स्पेक्ट्रम की नीति बनाई गई और कुछ लोगों को दिया गया। जाहिर सी बात है आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, और यह मौका वाकई में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का है, क्योंकि उनकी सरकार पर सबसे बड़ा आरोप लगाया गया था। लेकिन उस वक्त के आईटी मंत्री कपिल सिब्बल ने तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को इस आड़े हाथों लिया कि क्या कहा जाए। मौका भी और दस्तूर भी है। कांग्रेस ने बहुत कुछ झेला है। 2009 से लेकर 2017 तक 2G घोटाले की छाप कांग्रेस के ऊपर जबरदस्त तरीके से रही, और आज कांग्रेस को जवाब देने का बखूब मौका भी मिल रहा है। मैंने आज तक किसी भी बयान के कभी यू टर्न नहीं किया। ये तो भाजपा करती रहती है और सीबीआई करती रहती है, मैं नहीं कभी करता। और आज मेरी बात सिद्ध हो गई, कोई करप्शन नहीं, कोई लॉस नहीं, और अगर स्कैम है तो झूठ का स्कैम है, विपक्ष के झूठ का और विनोद राय के झूठ का। और विनोद राय को आज देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। देखिए, जीरो लॉस थ्योरी तो उस दिन डिस्प्रूव हो गई थी जिस दिन 1734 करोड़ रुपए में दिया हुआ स्पेक्ट्रम सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2012 में रद्द कर दिया था, और बाद में जो स्पेक्ट्रम नीलाम हुआ तो उसमें कितने गुना ज्यादा दाम मिला। दोनों पक्ष आज भी अपनी अपनी दलील पर अड़े हुए हैं, और 2G स्पेक्ट्रम का यह मामला न सिर्फ सड़कों पर लड़ा गया बल्कि संसद के भीतर भी, राज्यसभा में भी 2G पर कांग्रेस को मिली इस तथाकथित तौर पर क्लीन चिट को लेकर गुलाम नबी आजाद ने जोरदार तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी पर सवाल खड़े करने की कोशिश की। इसके साथ साथ देखा जाए तो राज्यसभा में इस मुद्दे पर जबरदस्त बहस हुई, और यह बताता है कि कैसे कांग्रेस आज इस मौके का पुरजोर फायदा उठाना चाह रही है। जिसके आधार पर हम वहां से यहां गए और ये वहां है, वो 1,76,000 करोड़ 2G का घोटाला, ये आज साबित कर दे कहां गया वो। जिसने वो तो इश्यू है नहीं, प्रधानमंत्री वो इश्यू है नहीं, चिदम्बरम वो इश्यू नहीं है। तो फरवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्बिट्ररी, भ्रष्ट और देश का नुकसान करने वाली नीति जो मनमानी से लागू की जा रही है उस बुनियाद पे उसको रद्द कर दिया और कहा आगे से नीलामी करो। और नीलामी का असर यह हुआ कि जब हर व्यक्ति को 1734 करोड़ रुपए में जो स्पेक्ट्रम मिल रहा था फिक्स्ड रेट में 2001 के दाम पे, जब सब्सिक्वेंट बाद में स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई तो 2015 में 1,10,000 करोड़ मिला और 2016 में 65,000 करोड़ आया सरकार को। तो आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर 2G के मामले पर आमने सामने हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब CAG की रिपोर्ट सामने आई थी और कहा गया था कि प्रस्तावित तौर पर, अनुमानित तौर पर 1,76,000 करोड़ का नुकसान हिंदुस्तान के राजस्व को हुआ है, खलबली मच गई थी पूरे देश भर। और जाहिर सी बात है हर कोई इसी सवाल के साथ कांग्रेस से पूछना चाहता था कि बताइए साहब, आप इतनी बड़ी चोरी कैसे कर सकते हैं, इतने पैसे किसने और कहां कैसे डका लिए।
सीबीआई ने जब इस मामले को कोर्ट में प्रस्तुत किया तो सीबीआई ने इस पूरे मामले के घोटाले को 30,000 करोड़ तक सीमित कर दिया। यानी कि सीएजी की रिपोर्ट 1,76,000 करोड़ की थी, उसे घटाकर 30,000 करोड़ कर दिया गया। लेकिन अब पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कोर्ट ने किस आधार पर 2G के इस पूरे मामले को सिरे से उखाड़कर बाहर फेंक दिया। एक ऐसा केस जिससे डोल उठा था सत्ता का सिंहासन, एक ऐसा मुद्दा जिससे हिल गई थी दिल्ली की गद्दी। सरकारी खजाने को 1,76,000 करोड़ के नुकसान का दावा किया गया। 7 साल बाद उस केस में सभी आरोपी बरी हो गए। 654 दस्तावेज, 125 गवाह और 7 साल तक चली लंबी जिरह के बावजूद सीएजी के दावे कोर्ट में साबित नहीं हो पाए। पूरे देश की निगाहें पटियाला हाउस की स्पेशल सीबीआई कोर्ट की ओर लगी थी, लेकिन कोर्ट ने 7 साल बाद जो फैसला सुनाया उससे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को बड़ा झटका लगा है। जज ओपी सैनी ने अपने फैसले में साफ कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो आरोपियों के अपराध को साबित करे। कट ऑफ डेट को फिक्स करने में धांधली के सबूत नहीं है। पहले आओ पहले पाओ की नीति में गड़बड़ी के साक्ष्य नहीं है। निजी टीवी चैनल को 200 करोड़ रुपए रिश्वत के सबूत नहीं है। चार्जशीट में गलत, चुनिंदा और संदर्भ से हटकर की गई व्याख्या। आरोप पत्र में मौखिक गवाही के आधार पर कई दावे किए गए। अदालत में कई गवाह अपने बयान से मुकर गए। आरोपों को साबित करने में अभियोजन पक्ष पूरी तरह नाकाम। ये राजा घोटाले के साजिश के सूत्रधार हैं, इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं। कनिमोझी और बाकी आरोपियों के खिलाफ भी पर्याप्त साक्ष्य नहीं। कोर्ट बैठी, कोर्ट ने कहा प्रोसिक्यूशन हैज मिजरेबली फेल्ड टू प्रूव एनी ऑफ इट्स चार्ज, ऑल अक्यूज्ड आर एक्विटेड। इतना ही नहीं, फैसला सुनाते वक्त जज ने यह भी कहा कि पिछले 7 साल से गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी वो लगातार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कोर्ट में बैठे, इस इंतजार में कि कोई कानूनी तौर पर माने सबूतों को रखेगा, लेकिन सब कुछ बेकार गया। ये दर्शाता है कि हर कोई अफवाह, कयासबाजी से पैदा धारणा के मुताबिक दावे कर रहा था, जबकि आम धारणा से अदालती प्रक्रिया नहीं चलती। इतना ही नहीं, 2G केस में स्पेशल कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ने केस की शुरुआत तो बड़े उत्साह के साथ की, लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा अभियोजन पक्ष दिशाहीन हो गया। 1552 पेज के इस फैसले में जज ओपी सैनी ने जांच एजेंसी सीबीआई की समझ और अभियोजन पक्ष की दलील दोनों पर कई बड़े सवाल खड़े किए। आखिरकार सीबीआई की करीब 80,000 पेज की चार्जशीट और 150 गवाहों की गवाही बेकार गई और कोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर आरोपियों का गुनाह साबित हो। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। सीबीआई कोर्ट ने जिस तरह से सीबीआई के ऊपर सवाल उठाए हैं, कार्यप्रणाली और कार्यक्षमता पर सवाल उठाए हैं, आज तो सीबीआई के लिए वाकई में काला दिन है, इससे कम नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर पूरा देश सकते में रहा, आज देश के सामने कुछ भी नहीं है, पूरे हाथ खाली हैं। क्योंकि अदालत ने किसी भी मुद्दे पर, किसी भी मामले पर कोई भी साक्ष्य पर्याप्त पाए ही नहीं, जिसकी वजह से घोटाले की बात सामने आई। ऐसे में कनिमोझी ने बेहद खुशी जताते हुए कहा कि भले उन्हें जेल हुई हो, लेकिन अब वो आजाद है। Definitely, it's an answer to all the blame and all the problems which we went through. कनिमोझी ने इसके बाद बहुत जबरदस्त स्वागत भी पाया जब वो अपने गृह राज्य पहुंची। लेकिन आइए जरा हम आप सबों को यह समझाएं कि ये 2G स्पेक्ट्रम है क्या, और इसे हम सवाल जवाब के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यह मामला कब सामने आया। 2010 में यह मामला सामने आया जब उस वक्त के सीएजी के प्रमुख विनोद राय की रिपोर्ट संसद में रखी गई थी। सीएजी की रिपोर्ट क्या थी, आइए जरा इस पर चर्चा कर लें। 2G स्पेक्ट्रम के अलॉटमेंट के बजाय वहां नीलामी होनी चाहिए थी। सीएजी का यह मानना था कि अगर नीलामी नहीं की गई तो ये दरअसल आम जनता के साथ खिलवाड़ है, इसकी वजह से सरकारी खजाने को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन सीएजी ने इस बात का कहीं जवाब नहीं दिया कि ये काम जो कि 2G स्पेक्ट्रम का हुआ था वो सब कुछ उस समय की नीति के आधार पर था। सीएजी ने उसके बाद कितने बड़े नुकसान की आशंका जताई, आइए जरा ये भी देख लेते हैं। सीएजी ने कहा कि सरकार को तकरीबन 1,76,000 करोड़ का नुकसान अनुमानित तौर पर हुआ, लेकिन यह आधार कैसे था
क्यों था, किस आधार पर सीएजी ने इतने बड़े आंकड़े को सामने रखा, इसके बारे में सीएजी ने कोई जवाब सामने नहीं रखा। फिर बात शुरू हुई कि आखिरकार इसका ट्रायल कैसे हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आया और उसके बाद जेपीसी की रिपोर्ट भी रखी गई। तो ट्रायल यानी कि कानूनी प्रक्रिया 6 साल पहले 2011 में शुरू हुई थी और उसके आधार पर 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार किए गए थे सीबीआई के द्वारा, जिन्हें ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का ट्रायल कब शुरू हुआ ये हम आपके सामने अभी ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि 6 साल से चले इस ट्रायल में लगातार जस्टिस सैनी बैठे रहे थे। इस बीच में इस मामले को जो 2011 में चल रहा था, उससे पहले एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया गया कि क्या जो तमाम प्राकृतिक सुविधाएं और आवेदन है उसे आप लोगों को बुलाकर मुफ्त में बांट सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक बड़ा फैसला दिया, जो ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि 2001 से लेकर तब तक जब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचा था, तब तक ओपन लाइसेंस पॉलिसी चल रही थी, जिसके आधार पर सरकार किसी भी व्यक्ति को बुलाकर टेंडर के आधार पर प्राकृतिक संसाधन आवंटित कर सकती थी। और तब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह अपने आप में गलत है। हम आपको फिर यह बताते हैं कि सीबीआई कोर्ट ने फिर क्या फैसला दिया। सीबीआई कोर्ट ने आज 21 दिसंबर को यह फैसला दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि ए राजा और कनिमोझी, इसके साथ साथ सभी आरोपी बाइज्जत बरी किए जाते हैं। आज टेलीविजन सुबह दोपहर में मैंने देखा, हमारी जो अटॉर्नी जनरल थे मुकुल रोहतगी, उन्होंने इस जजमेंट को स्वागत किया है। जिस गवर्नमेंट ने उसको अटॉर्नी जनरल बनाया, 3 साल का पूरा टर्म दिया, वही कहता है कि उसी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, कहता है कि कोर्ट ने सही फैसला दिया है। मैंने इस 3 साल में जब वो अटॉर्नी जनरल थे, कई चिट्ठियाँ लिखी थी कि वो सारे चोर बदमाशों के साथ दुबई जा रहा है, हवाई जहाज़ में बगल में बैठ के वहाँ ऐश और आराम कर रहे हैं दुबई में। सीबीआई कुछ प्रूव नहीं कर सकी, तो मेरे हिसाब से ये एक सिविल ऑफेंस था या सिविल इशू था और क्रिमिनल इशू नहीं था। ये शायद कोर्ट ने होल्ड किया होगा। तो आपने देखा इस पूरे 2G घोटाले को लेकर किस तरह से मत विभाजित हैं। सुब्रमण्यम स्वामी सरकार के द्वारा ही नियुक्त किए गए अटॉर्नी जनरल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो कि खुद आज अपना बचाव कर रहे हैं। आखिरकार क्या हो रहा है हमारे देश में, सिर्फ इसलिए क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी की बात नहीं मानी गई, 2G घोटाले को लेकर उनकी बातों को कोर्ट ने सही नहीं माना, तो अटॉर्नी जनरल पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा किरदार निभाया पूर्व सीएजी विनोद राय ने, जो कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर आसीन है। विनोद राय को लेकर कांग्रेस ने तमाम तरह के आज आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं और कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि विनोद राय को न सिर्फ माफी मांगनी चाहिए बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी और विनोद राय उस वक्त सीएजी के मुखिया थे, तब विनोद राय के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई कि उन्होंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। अब विनोद राय के ऊपर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आइए आपको जरा बताएं कि विनोद राय ने क्या रिपोर्ट फाइल की थी, किस तरह से 1,76,000 करोड़ का आंकड़ा विनोद राय लेकर आए, जो कि कोई भी साबित नहीं कर पाया, ना सीबीआई, और आज अदालत ने तो उस पूरे आंकड़े को ही सिरे से खारिज कर दिया है। 2G मामले में सभी आरोपियों के बरी होने के बाद तत्कालीन सीएजी विनोद राय कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। उस वक्त के सीएजी विनोद राय की रिपोर्ट को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया था और भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस पर हमला बोला। अब कांग्रेस नेता विनोद राय पर सियासी साजिश का आरोप लगा रहे हैं। विनोद राय जी आज इसी की वजह से बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, तो मेरा एक आग्रह रहेगा कि विनोद राय जी को उन पदों से अभी बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना देश का नुकसान किया है, टेलीकॉम सेक्टर का नुकसान किया है और गलत आरोप, गलत बयानी देकर ऐसा बताया जैसे कि यूपीए सरकार ने कोई पैसा ले लिया है, 1,76,000 करोड़। तो आइए आपको बता दें कि आखिर विनोद राय कांग्रेस के निशाने पर क्यों हैं। विनोद राय ही वो शख्स थे जिन्होंने सीएजी के पद पर रहते हुए साल 2010 में 2G मामले को उजागर किया था। कैग की रिपोर्ट में साल 2008 में बांटे गए स्पेक्ट्रम पर सवाल उठाए गए थे।
रिपोर्ट में कहा गया कि 2G स्पेक्ट्रम के अलॉटमेंट के लिए नीलामी नहीं की गई। तत्कालीन सरकार के इस फैसले से देश के खजाने को नुकसान हुआ। दावा किया गया कि आवंटन से सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। अब कोर्ट का फैसला आने के बाद से विनोद राय की रिपोर्ट्स पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने मांग की है कि राय को मौजूदा सभी पदों से हटाया जाए। विनोद राय के साथ मिलकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्रकारी खेल, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था को और देश को नुकसान हुआ, उसके लिए मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को देश को जवाब तो देना पड़ेगा। 1972 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी विनोद राय जनवरी 2008 से मई 2013 तक CAG के पद पर रहे। साल 2013 में रिटायर होने के बाद उन्हें BCCI की प्रशासक समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया। फरवरी 2016 में उन्हें बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन भी बनाया गया। वहीं मार्च 2016 में विनोद राय को पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया। अब कांग्रेस नेता विनोद राय पर गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं। आरोप ये कि विनोद राय की फर्जी रिपोर्ट की वजह से टेलीकॉम सेक्टर से लेकर देश की अर्थव्यवस्था को बेहद नुकसान हुआ। अब कांग्रेस बीजेपी और विनोद राय से माफी की मांग कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो CAG का पूरा गड़बड़झाला अब आपके सामने हम प्रस्तुत कर चुके हैं। जाहिर सी बात है, हम उम्मीद करते हैं आप समझ भी गए होंगे कि घोटाला हवा में ज्यादा था, जमीन पर कम से कम अदालत का तो यही फैसला है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सेना प्रचंड बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में जीत तो गई है, लेकिन अब सेनापति के चुनाव को लेकर जबरदस्त मारकाट चल रही है। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रेम कुमार धूमल खड़े तो थे, लेकिन खुद अपना चुनाव हार गए। उसके बाद पेच फंस गया। उसके बाद यह तय होने लगा कि खेमेबाजी जो कि खत्म करने की कोशिश कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो बहुत बड़े पैमाने पर उभरकर सामने अभी आने लगी। फिर शिमला में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंचे। उन्होंने नेताओं से मुलाकात की और विधायक ये कहने लगे कि थोपा हुआ नेता नहीं चाहिए हिमाचल प्रदेश में। अब ऐसा माना जा रहा है कि कोई विधायक ही चुना जाएगा जो कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, यानी कि JP नड्डा जी को भी केंद्र में ही रहना पड़ेगा। शिमला में बीजेपी के सेंट्रल ऑब्जर्वर की मीटिंग में जब प्रेम कुमार धूमल पहुंचे तो समर्थकों ने उनके नाम पर जबरदस्त नारेबाजी की। लेकिन क्या धूमल को पहाड़ की कमान मिलेगी, इसको लेकर मंथन का दौर जारी है। शिमला में बीजेपी पर्यवेक्षक के तौर पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी के विजयी विधायकों से मुलाकात की। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 44 सीटें जीती हैं, लेकिन CM पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल सुजानपुर सीट से चुनाव हार गए। शायद बीजेपी का यही दर्द है। आनंद लेने का समय है, मगर दुख भी है कि इससे शानदार जीत हम कर पाएंगे, मगर क्यों नहीं हुआ वो सोच कीप इट एट वन साइड। पहाड़ के कप्तान की रेस में 3 नाम चल रहे हैं। प्रेम कुमार धूमल के नाम की सरगर्मी तेज है, लेकिन सुजानपुर सीट से उनकी हार रास्ते में रोड़ा बन गई। दूसरे नंबर पर हिमाचल के दिग्गज नेता जयराम ठाकुर का नाम जोर शोर से चर्चा में है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का नाम भी CM के दावेदारों में शुमार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि धूमल के लिए बीजेपी के 3 विधायकों ने सीट छोड़ने का ऑफर किया है। बीजेपी विधायकों से मिलने के बाद पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट हाईकमान को देंगे। फिर CM के चेहरे पर मुहर लगेगी और ताजपोशी का कार्यक्रम भी तय होगा। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली पुलिस ने आज रोहिणी के विजय विहार में चल रहे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय पर बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने आश्रम के 14 दरवाजे तोड़कर 40 लड़कियों को आजाद कराया है, जिनमें से ज्यादातर नाबालिग लड़कियां बताई जा रही हैं। छापेमारी के दौरान बाबा समर्थकों ने पुलिस के साथ झड़प करने की कोशिश भी की। रेस्क्यू की गई लड़कियों का मेडिकल चेकअप कराने के बाद उन्हें बस के जरिए दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश और आदेश के बाद की है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय और उसके संस्थापक वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ CBI जांच के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने पाया था कि दिल्ली में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के तहत लड़कियों को बंधक बनाकर रखा जा रहा है और उनके साथ कई तरह के अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं। कई लोगों ने बाबा पर उन्हें बंधक बनाने का आरोप भी लगाया था और लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप भी लगाया था। इसके बावजूद बाबा मानने को तैयार नहीं था। बाबा फिलहाल फरार है। FSSAI
जी हाँ, यही वो संस्था है जो तमाम खाने पीने की चीज़ों का सर्टिफिकेशन उपस्थित करता है। यानी कि अगर आप इस मार्क को देख लेते हैं तो आपको यह यकीन हो जाता है कि हाँ, हमारा खाना शुद्ध होगा, वही होगा जो इसमें लिखा हुआ है। अब आपको हम खबर बताते हैं। FSSAI ये सर्टिफिकेशन अपने आप में बिल्कुल बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि CAG ने आज उसकी पूरी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। FSSAI के तमाम लैब्स बेकार हैं, बिल्कुल बेकार, ये CAG का कहना है। इस लैब्स में कोई भी टेस्टिंग नहीं होती। 95% FSSAI के कर्मचारी अपना काम करना जानते ही नहीं हैं। अब जरा आप सोचिए, जो खाना हम खा रहे हैं, जो पैक्ड फूड हम खा रहे हैं, क्या वाकई में वो शुद्ध है? क्या वाकई में वो सर्टिफाइड है? और अगर नहीं तो पूछिए सवाल सरकार से, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? कहीं आप मिलावटी खाना तो नहीं खा रहे? आपको जानकर हैरानी होगी कि बाजार से जो खाने पीने का सामान आप खरीदते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ स्वदेशी सामान ही नहीं, यहाँ तक कि विदेशों से आने वाला खाने पीने का सामान भी आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि CAG ने अपनी एक रिपोर्ट में देश में खाने पीने के सामान की जांच करने वाली एजेंसी FSSAI पर बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। CAG ने कहा है कि FSSAI देश में असुरक्षित खाद्य पदार्थों के आयात को रोकने में भी नाकाम रहा है। इस संस्था के पास देश भर में चल रहे फूड बिजनेस का डेटाबेस नहीं है। रिपोर्ट में फूड लेबोरेटरीज में भी अनियमितता की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस वक्त 72 फूड टेस्टिंग लैब काम कर रही हैं, जिनमें से 65 NABL से मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए इन लैब्स की गुणवत्ता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन लैब्स में पूरे उपकरण भी नहीं है। 16 लैब में जांच के दौरान पाया गया कि 15 में क्वालिफाइड फूड एनालिस्ट नहीं है। CAG ने बिना पूरे दस्तावेजों के फूड बिजनेस का लाइसेंस देने को लेकर भी FSSAI की खिंचाई की। जानकारों के मुताबिक असुरक्षित खाने में नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स होते हैं, जिनकी वजह से 200 से ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं। इनमें डायरिया से लेकर कैंसर जैसी बीमारी भी शामिल है। CAG की खिंचाई के बाद फूड रेगुलेटर ने सफाई में कहा, FSSAI एक नया संगठन है और मानव संसाधन की तंगी का सामना कर रहा है। FSSAI खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों को ऊंचा करने को लेकर प्रतिबद्ध है। स्टेट फूड लेबोरेटरीज और रेफरल लेबोरेटरीज को पूरी तरह उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए पिछले 2 वर्षों से काम किया जा रहा है। वहीं नए रेगुलेशंस और फूड स्टैंडर्ड्स बनाने में हाल में तेजी से काम किया गया है। FSSAI ने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि खाने पीने की जिन चीजों के लिए वो लाइसेंस देता है उस पर वो भरोसा कर सकते हैं, लेकिन FSSAI ने कुछ मजबूरियों का भी हवाला दिया। इससे जाहिर होता है कि बाजार में बिक रहा खाने पीने का हर सामान सेफ नहीं हो सकता। टीम न्यूज़ नेशन। डोकलाम पर विवाद के बाद चीन और हिंदुस्तान के बीच में तल्खी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस तल्खी को कम करने की कोशिशें दोनों पक्ष कर रहे हैं। चीन और हिंदुस्तान के बीच हाई लेवल बातचीत शुरू होने जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के NSA प्लान बॉर्डर पर बातचीत करेंगे। ये अहम बैठक कल यानी कि 22 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली है। भारत ने पहले से ये एजेंडा साफ कर रखा है कि वो डोकलाम मसले पर एक भी इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ चीन ने भी कुछ ऐसी ही बात कर रखी है। जाहिर सी बात है, इस बातचीत के बाद ही समझ में आएगा कि दोनों देश कैसे समन्वय के साथ आगे बढ़ सकते हैं। फिर ना हो डोकलाम जैसा विवाद। भारत चीन सीमा पर डोकलाम में 72 दिनों की वो तल्खी जिसमें दोनों मुल्क आमने सामने आ गए थे। एक बार फिर भारत और चीन के बीच हाई लेवल बातचीत होने जा रही है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से चीन के NSA यांग जेची मिलेंगे। दिल्ली में दोनों देशों के NSA के बीच सीमा विवाद पर बातचीत होगी। Basically, the discussion will be focused between the two SRs on the boundary issue, and we of course attach a lot of importance to this dialogue mechanism. वैसे तो ये 20वीं SR लेवल की मीटिंग है, लेकिन डोकलाम तल्खी के बाद इस मीटिंग के मायने अहम है, क्योंकि यहीं से बॉर्डर पर शांति का फॉर्मूला निकल सकता है, जिससे डोकलाम जैसे हालात दोबारा न बने। आस्ते आस्ते क्रीपिंग फॉरवर्ड वाली स्ट्रेटेजी दोनों साइड नहीं दिखाएंगे। अगर कुछ ऐसी एग्रीमेंट्स हो तो मेरे ख्याल में दोनों कंट्री की इकोनॉमी के लिए, दोनों कंट्री के प्रोग्रेस के लिए
दोनों कंट्री के बीच में जो रिश्ता है उसके लिए बहुत बढ़िया होगा। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया जिसमें वो दोनों देशों के बीच जमी बर्फ पिघलाने की कोशिश में नजर आया। साल 2017 में भारत और चीन के संबंधों में अच्छी रवानी थी, लेकिन डोकलाम की घटना के कारण दोनों देशों को मुश्किलों के दौर से गुजरना पड़ा। हमें ऐसी घटनाओं से सबक लेना चाहिए और भविष्य में ऐसे किसी संघर्ष से बचना चाहिए। एनएसए की मीटिंग से पहले ये रही चीन की दलील, लेकिन डोकलाम ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश से लेकर चिकिन्नेक तक 4000 किलोमीटर लंबी सीमा पर चीन टकराव के बहाने खोजता है। खबर यह भी है कि डोकलाम में अब भी चीन की फौज लाव लश्कर के साथ मौजूद है। जाहिर है चीन हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने की फिराक में है। हो सकता है जब दोनों देशों के एनएसए मिलें तो दोनों के बीच आर्मी की पोजीशन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या की। बांग्लादेश के रायकीन प्रांत में पलायन करने वाली रोहिंग्या मुसलमानों की ये कौम लगातार ये प्रदर्शित करती रही है कि कैसे वो जुल्म और सितम का शिकार होती रही है और उन्हें जगह नहीं मिल रही है रहने की। लेकिन इन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बांग्लादेश के एक मंत्री ने बड़ा खुलासा किया है। बांग्लादेश के मंत्री अब्दुल कादिर का कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई रोहिंग्या मुसलमानों के न सिर्फ संपर्क में है, बल्कि रोहिंग्या मुसलमानों के एक बहुत बड़े तबके को आतंक की भट्टी में झोंकने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, यह माना जा रहा है कि रोहिंग्या मुसलमान आतंक की इस फैक्ट्री से बाहर निकलकर दुनिया भर में आतंक के कारोबार को बड़ा और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए संवेदनाएं तो हो सकती हैं, लेकिन अगर वो आतंक के साथ हाथ मिला रहे हैं तो क्या दुनिया उनका साथ दे सकती है? रोहिंग्या मुसलमान वो कौम जो पिछले 1 साल से लगातार म्यांमार के रखाइन से पलायन कर रही है, और इन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बांग्लादेश के मंत्री अब्दुल कादिर ने एक बड़ा बयान दिया है। अब्दुल कादिर ने कहा है, बांग्लादेश के पास पुख्ता खबरें हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकी तत्वों के साथ मिलकर रोहिंग्या शरणार्थियों से संपर्क बढ़ा रही है। रोहिंग्या समस्या से आतंक के खतरे के पैदा होने का अंदेशा भारत और बांग्लादेश पहले भी जता चुके हैं, और ऐसे में अब्दुल कादिर का ये बयान सीधे सीधे पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करता है। दरअसल रोहिंग्या मुस्लिमों के आतंकी गुट अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच साठगांठ की खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। खबरों के मुताबिक एआरएसए के कुछ कमांडरों को पाकिस्तान में हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिल चुकी है और एआरएसए को हथियार भी पाकिस्तानी तत्वों से ही मिले हैं। बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा कॉक्स बाजार इलाके के शिविरों में रहता है, और खबरें ये भी आई थीं कि कॉक्स बाजार में रह रहे शरणार्थियों को लश्कर और जमात के प्रतिनिधियों ने पैसे दिए थे। मायने साफ हैं कि भारत और बांग्लादेश के खिलाफ आतंक की आग तेज करने के मकसद से अब पाकिस्तान शरणार्थियों तक पर नजर रख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान की कारगुजारियां तो एक तरफ, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या को देखते हुए हिंदुस्तान ने मानवीय आधार पर काफी ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। म्यांमार की सरकार के साथ मिलकर रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर चीन और हिंदुस्तान ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, और ये ब्लूप्रिंट इस तरह से है कि रोहिंग्या मुसलमानों को उनकी जगह दिलाई जाएगी, उनके रहने का इंतजाम किया जाएगा। रायकीन प्रांत में भारत सरकार ने तय किया है कि वो कई इमारतों को बनवाएंगे, जिसकी वजह से म्यांमार की सहायता से रोहिंग्या मुसलमानों को उनकी रहने की जगह भी मिलेगी। उनके विकास के लिए भी भारत सरकार ने 5 साल में $25 मिलियन मदद देने का पहले से अनुदान तय किया है, और इस कार्यक्रम के तहत विस्थापित लोगों को फ्री घर भी दिया जाएगा, उनके पास तमाम मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, और वो तमाम लोग जो अपने घरों को छोड़कर भारत और बांग्लादेश में मजबूरन रहने लगे हैं, उन्हें वापस म्यांमार के रायकीन इलाके में बसाया जाएगा। तो हिंदुस्तान जहां रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी और उन्हें एक बार फिर से उनकी खुशहाल जिंदगी की तरफ आगे बढ़ाना चाहता है, वहीं पाकिस्तान लगातार एक अलग राग छेड़े जा रहा है। और इसी वजह से आइए आपको एक दूसरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से लगातार दोमुहा रवैया अख्तियार करता रहता है।
वो दोमुहा रवैया ये है दरअसल कि कैसे पाकिस्तान ने अपने ही घर के भीतर एक तरफ तो आतंकवाद को बढ़ा रखा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष ये कहता है कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती बढ़ानी चाहिए। जी हां, पाकिस्तान के आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मंगलवार को पाकिस्तान के सांसदों से हिंदुस्तान के साथ बेहतर रिश्ते करने के लिए आग्रह किया है। क्या वाकई में आप इस बात को हजम कर सकते हैं? ये वही सेना अध्यक्ष हैं जो एक जबान में हाफिज सईद के गुणगान गाते हैं और दूसरी जबान में अपने सांसदों को कहते हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाएं। जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान का दोगलापन है और कुछ नहीं। सीमा पर आतंकी गोली और बैठक में मीठी छुरी, इसे पाकिस्तान की नापाक चाल कहें या फिर अमेरिका का दबाव, जिसके चलते पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी की साजिश किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इस बार जनरल बाजवा के सुर अचानक बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ हिंदुस्तान से दोस्ती की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने देश के सांसदों से भारत के साथ रिश्ते सुधारने को कहा है। मंगलवार को सीनेट कमेटी की बैठक के दौरान सांसदों को संबोधित करते हुए जनरल बाजवा ने कहा, भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की तरफ राजनीतिक कदमों का समर्थन करने के लिए सेना तैयार है। जानकार पाकिस्तान के जनरल के बयान के पीछे अमेरिका की ओर से लगातार बढ़ते दबाव को मान रहे हैं। पाकिस्तान का दो मुंहा चेहरा ज्यादा दिनों तक नकाब में नहीं रह सकता। एक तरफ जहां दोस्ती की बात कही जा रही थी, उसके अगले ही दिन पाकिस्तान के जनरल बाजवा का असली रंग भी नजर आया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आतंकी हाफिज सईद का गुणगान करते नजर आए। जनरल बाजवा के मुताबिक हाफिज भी हर पाकिस्तानी की तरह कश्मीर का मुद्दा उठा सकता है। बाजवा और उन जैसे पाकिस्तानियों को ये मालूम है कि जिसकी वो हिमायत कर रहे हैं वो मुंबई हमले का गुनहगार और अमेरिका ने उसे आतंकी घोषित किया है। जाहिर है पाकिस्तान हिंदुस्तान से दोस्ती की बात कहकर दुनिया के सामने सिर्फ प्रोपेगेंडा करना चाहता है ताकि वो अमेरिका जैसे मुल्कों के सामने अपनी छवि सुधार सके। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए पाकिस्तान के दोमुहेपन की एक और रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कश्मीर में एक बड़ी अच्छी खबर आई। एक नौजवान ने आतंकियों के मुंह पर तमाचा मारा क्योंकि उनकी तमाम धमकियों को दरकिनार करते हुए उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा में उसने अव्वल दर्जा हासिल किया, टॉप रैंक हासिल किया। अब जरा सोचिए, इस नौजवान ने क्या कुछ नहीं हासिल किया, लेकिन अब आतंकी उसे धमका रहे हैं। आतंकी उस पर यह जोर डाल रहे हैं कि वो स्टेट सिविल सर्विस में काम ना करे। यह है पाकिस्तान की करनी और कथनी का फर्क। आप जरा देखिए, एक तरफ तो हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने के मशवरे दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ कश्मीर के नौजवानों को किसी भी तरह से सरकारी प्रक्रिया में शामिल होने से रोकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। यह प्रदर्शित करता है कि पाकिस्तान कैसे हिंदुस्तान को सिर्फ डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें करता रहता है। ये है अंजुम बशीर खान। 27 साल के अंजुम कश्मीर सिविल सर्विसेज के टॉपर हैं, लेकिन अगर उनके बारे में सिर्फ इतना बताया जाए तो ये बात पूरी नहीं होगी। दरअसल अंजुम की ये कामयाबी के पीछे उनके पिता का हाथ है, जिन्होंने आतंकियों की धमकियों और दबाव का बहादुरी से मुकाबला किया और अपने बेटे को अच्छी तालीम दिलवाई। हमें बहुत प्रेशराइज किया गया टू जॉइन दैट नेगेटिव फोर्सेस। तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स के इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने हमें वहाँ से निकाला और जम्मू में लेके आए। एक प्लेटफॉर्म मिला एजुकेशन का, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच सके। बात 1994 की है। अंजुम का परिवार पुंछ में बॉर्डर पर बसे एक गांव में रहता था। पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने अंजुम के पिता बशीर खान से कहा कि वो अपने 3 बेटों में से एक को आतंकी संगठन में भेजें, लेकिन अंजुम के पिता सच्चे देशभक्त थे। वो आतंकियों की धमकी के आगे नहीं झुके। मेरे पास तो मिलिटेंट बनने से बेहतर मैं समझता था कि मर जाना ज़्यादा बेहतर है। मिलिटेंसी में किसी बच्चे को ज्वाइन नहीं करवाना। आतंकवादियों का दबाव जब बहुत बढ़ गया तब बशीर खान अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जम्मू शिफ्ट हो गए। इस तरह जम्मू में अंजुम ने अपनी पढ़ाई पूरी की और राज्य की प्रशासनिक सेवा परीक्षा में कामयाबी हासिल की। भले ही पिछले 2 दशकों से पाकिस्तान और अलगाववादी ताकतें जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बहकाने की कोशिशें कर रहे हों, लेकिन अब ये नौजवान
पाकिस्तान और अलगाववादी ताकतों की सारी साजिशों को नाकाम कर रहे हैं और देश की मुख्य धारा में शामिल होकर अपना और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। हालांकि दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही, लेकिन ये बात तय है कि जाड़े का मौसम है और हर जगह ठंड बहुत है। ऐसे में हम आपको ये बता दें कि आज का दिन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है भाई, 21 दिसंबर ही तो है। अरे यही तो बात है, आज सबसे छोटा दिन होता है पूरे साल भर में। खगोलिक विज्ञान का यह महत्व क्या है, जरा देखिए। इक्कीस दिसंबर, साल का सबसे छोटा दिन। सर्द फिजाओं में धूप की आंख मिचौली और सर्दी की लंबी रात। आम दिनों से अलग है आज के दिन की तासीर, क्योंकि ये दिन महज 10 घंटे 19 मिनट और 10 सेकंड की अवधि का रहा और शाम जल्दी ढल गई। माना जाता है कि सबसे छोटे दिन से सर्दी और बढ़ जाती है। साल के सबसे छोटे दिन को लेकर खगोल विज्ञान क्या कहता है, ये भी दिलचस्प है। सूर्य से पृथ्वी की ज्यादा दूरी से दिन की अवधि कम हो जाती है। सूर्य की किरणें धरती पर कम वक्त के लिए मौजूद रहती हैं। चंद्रमा का असर पृथ्वी पर ज्यादा देर तक रहता है। इसे विंटर सोलस्टाइस यानी दिसंबर दक्षिणायन कहा जाता है। 21 जून को समर सोलस्टाइस भी मनाया जाता है। 21 जून को दिन सबसे लंबा और रात छोटी होती है। आज के दिन को लेकर धार्मिक मान्यताएं भी हैं। सबसे छोटे दिन को संक्रांति काल से भी जोड़कर देखते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।